हेलो व्यूवर्स, ये वीडियो मैंने बेसिकली जेएसपी इंट्रोडक्शन के लिए बनाया था। जेएसपी बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जावा के थ्रू वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। ये एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसको सर्वलेट टेक्नोलॉजी के ओवर डिफाइन किया गया, डेवलप किया गया। रीज़न ये था कि सर्वलेट जो हमारा था वो जब कंटेनर में लोड वंस होता था, अगर उसके कोड में समथिंग चेंजेस की ज़रूरत पड़ी तो विदाउट रिकम्पाइलेशन के वो दोबारा से फंक्शनलिटीज़ में एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। और ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन से न्यू टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट हुई और जेएसपी को उसके बिहाफ में डेवलप किया गया। तो ये जो जेएसपी हमारा है ये एम्बेडेड काम करता है HTML टैग्स के साथ। दिस इज़ द एडवांटेज। और HTML अगर हम जानते हैं तो आसानी से जेएसपी को भी यूज़ कर सकते हैं, बट इतनी आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं HTML की तरह से, क्योंकि ये जावा से कोडिंग करती है और जावा के सारे कोड्स को हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो बेसिक कोड्स हों या फंक्शंस हों या क्लासेस हों। जावा बीन्स के थ्रू हम लोग जावा बिजनेस लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। बट इसके एडवांटेज है कि ये लार्जर एप्लीकेशंस को मोर देन वन जेएसपी के छोटे छोटे फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके और यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए हम लोग इसको इजी टू यूज़ करते हैं। इसलिए कहा गया कि इसकी मेंटेनेंस इजी है। बिजनेस लॉजिक्स और प्रेजेंटेशन लॉजिक अलग अलग होते हैं, इसीलिए आसानी से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और कंपाइलर इसका बहुत ही फास्ट काम करता है, दोबारा रिकम्पाइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है टिल द वेब सर्वर इज़ ऑन। तो जब तक वेब सर्वर ऑन है तब तक दोबारा रिकम्पाइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कोड में हम लोग अमेंडमेंट करते रहते हैं और डायरेक्ट उसके आउटपुट्स लेते रहते हैं, हमें दोबारा से इसको रिकम्पाइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बड़ी एडवांटेजेस है जेएसपी की। अब है कि सर्वलेट से बहुत कम कोड करना पड़ता है, तो आज के डेट में अगर कोड कम करना पड़े तो ईजी फॉर द डेवलपर्स, इसलिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो 6 से 7 स्टेज होते हैं जिसके द्वारा ये पूरे इंटायर स्टेप्स को फॉलो करता है, एग्जीक्यूट करता है। ट्रांसलेट करता है जेएसपी पेज को बाय द जेएसपी ट्रांसलेटर, पहला काम ये करता है। दूसरा काम करता है कंपाइलेशन करता है जेएसपी पेज को। थर्ड फेज में काम करता है कि लोड करता है क्लास लोडर को जेएसपी के लिए। फिर ये इंस्टांशिएट करता है जेएसपी ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें वो कॉल करता है जेएसपी इनिट मेथड्स को, जिसके थ्रू रिसोर्स की एलोकेशन करता है, फाइल्स की एलोकेशन करता है, डाटाबेस सर्वर के कनेक्शंस को कनेक्ट करने का काम करता है ताकि डाटा को डायनेमिक डाटा के लिए वेब एप्लीकेशंस में एक्सप्लोर किया जा सके डाटाबेस सर्वर से। इसके बाद ये जेएसपी सर्विसेज को कॉल करता है, जिसकी काम होती है कि HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स, क्लाइंट्स के द्वारा जो रिक्वेस्ट भेजा जाता है वो जेएसपी सर्विस के पास पहुंचती है HTTP रिक्वेस्ट मेथड से, और वो HTTP रिस्पॉन्स से सेंड बैक टू द क्लाइंट्स। और फाइनली जो कंटेनर है जेएसपी का वो डिस्ट्रॉय होता है जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड से। तो आपको सर्वलेट मैंने बताया था, सिमिलर यहाँ भी काम करती है, बस दोनों की वर्किंग टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ क्लाइंट जैसे ही रिक्वेस्ट करता है तो किसके थ्रू करता है, जेएसपी के थ्रू करता है। और जेएसपी क्या करता है तो ट्रांसलेटर का यूज़ करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। फिर इंस्टांशिएट होता है ऑब्जेक्ट्स को, जेएसपी का ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट करता है, क्लास लोडिंग लोड करता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्विसेज के द्वारा, और फाइनली जो डिस्ट्रॉय है वो जेएसपी को डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देता है। फिर नेक्स्ट वन आती है बात कि अगर इसको हमें यूज़ करनी है तो हमें वेब सर्वर टॉमकैट इंस्टॉल करनी होगी। टॉमकैट ग्लास फेस लाइक दिस सर्वर वी कैन यूज। तो टॉमकैट सबसे इजी ओपन सोर्स होने के कारण फ्री अवेलेबल है, तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं। आज के डेट में टॉमकैट 10.1 को आप वेबसाइट पर जाकर के विंडो 10 और 11 के लिए स्पेशली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते समय में ध्यान देना है, वो जिप फाइल भी होती है। अब विंडोज़ के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी होती है, तो हम लोग विंडोज़ के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, फिर उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। जब हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो टॉमकैट कॉन्फ़िगर
इस तरह से इसका सर्वर आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग जैसे ही स्टार्ट करेंगे इस तरह से सर्विसेज को स्टार्ट करता है, इस सर्विसेज को स्टार्ट करेगा और फिर ये एक पर्टिकुलर पोर्ट्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मैं हमेशा चेंज करके अपना सर्विस पोर्ट रखता हूं। अब देखिए ये जैसे इंस्टॉल हो जाती है तो हम लोग जब ओपन करते हैं अपने ब्राउजर्स को, टॉम लोकल होस्ट कोलोन मैं 8082 रखता हूं नॉर्मली, तो ये देखिए इसका होम पेज है। ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये वेब सर्वर प्रोवाइड की जाती है जावा जेएसपी के लिए स्पेशली। तो इस तरह से हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि टॉम कैट कॉन्फ़िगर मैनेजर को ओपन करेंगे और फिर वहीं से टॉम कैट, जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा तो टॉम कैट कॉन्फ़िगर टॉम कैट को ओपन करेंगे और यहाँ से स्टॉप करके ही सिस्टम को क्लोज करेंगे ताकि हमारा वेब सर्वर क्रैश नहीं करे। तो अभी मैंने इसको स्टार्ट कर रखा है। रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दूँ। तो आगे बढ़ते हम लोग, इंस्टॉलेशन हो गया। अब जैसे ही इंस्टॉलेशन की कंप्लीट होती है तो लोग जनरली सी में इंस्टॉल करता है, हम इसको डी में इंस्टॉल करके रखते हैं। डी में अपाचे नाम के फोल्डर में मैंने इंस्टॉल किया है और इसमें देखिए वेब एप्स नाम का फोल्डर होता है। इसी वेब एप्स फोल्डर में हम लोग एक अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाते हैं और उसी फोल्डर में हम लोग इस तरह से फाइल क्रिएट करते हैं जिस फाइल का एक्सटेंशन .jsp होता है और फिर इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, किसी में डी में होगा, कहीं पर सी में होगा, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी इंस्टॉल करते समय पूछेगा, आप सी डी जहाँ इंस्टॉल करेंगे वहीं पर इसका ये फोल्डर मिलेगा। बट जो भी हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे वो वेब एप्स नाम के फोल्डर में ही डेवलप करते हैं और उसमें एक index.jsp पेज के नाम से क्रिएट करते हैं फाइल, वो हमारा प्रोजेक्ट का मेन फाइल होता है, होम पेज कहलाता है। अब देखिए स्क्रिप्टलेट्स का यूज़ करते हैं हम लोग। 3 तरह के स्क्रिप्टलेट्स यूज होते हैं। द फर्स्ट स्क्रिप्टलेट इज प्रोसेसिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रिप्टलेट्स। ये इस सिंबल से स्टार्ट होता है, इससे एंड होता है और इसी में प्रोसेसिंग और आउटपुट करते हैं। जेएसपी में आउटपुट के लिए out.print का यूज़ करते हैं हम लोग और देखिए इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा। इसमें हेलो वर्ल्ड लिख दिए, HTML के टैग्स को एम्बेड करके हम लोग राइट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी out.print प्रोवाइड करती है। एक्सप्रेशन में हम लोग एक्सप्रेशनल वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, आप देख रहे हैं। और फिर फाइनली डिक्लेरेशन टैग्स होती है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ मैं एक एग्जांपल सेटल किया हूँ सबको मिला करके ओवरऑल। एक index.jsp पेज लिए हैं। इस पेज में int square int x एक फंक्शन डिफाइन किए हैं और रिटर्न x इंटू एक्स, तो ये स्क्वायर रिटर्न करेगा। 2 वेरिएबल ले रहे हैं, एक n और एक रिजल्ट, ठीक है, n और एक रिजल्ट, 2 वेरिएबल ही। अब पेज चेंज होगा। ये HTML JSP, जैसे HTML में HTML हेड टाइटल लगाते हैं, बॉडी में आ गए स्क्वायर ऑफ ए नंबर यूजिंग JSP। n की वैल्यू स्पेसिफाई कर दिए 5। अगर ये इनपुट हमें HTML फॉर्म से लेनी है तो फिर उसकी प्रोसेसिंग अलग होती है, उसके द्वारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की जो तरीके हैं वो अलग हैं। मैं एक अगले वीडियो में उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल जो है देखते हैं, हमने स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर लिया और n को पास कर दिया, तो n की वैल्यू 5 है तो स्क्वायर में 5 पास हो जाएगा और ये रिटर्न रिजल्ट क्या करेगा, तो n इंटू एन करके रिटर्न कर देगा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। अब हमें आउटपुट दिखानी है, तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल n इज और n, तो दिस इज द एक्सप्रेशनल टैग और ये एक्सप्रेशनल वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ भी रिजल्ट माना एक वेरिएबल है, n भी एक वेरिएबल था, जिसकी वैल्यू को हम लोग इस एक्सप्रेशनल टैग से डिस्प्ले करते हैं। प्रोसेसिंग कराते हैं प्रोसेसिंग टैग से, स्क्रिप्टलेट टैग्स कहलाता है। और डिक्लेरेशन के लिए हम लोग ये एक्सक्लामेशन वाला यूज़ करते हैं, दिस इज़ द डिक्लेरेशन टैग, इसके सहारे हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं। तो इस तरह से आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। अब बात आती है कि इस प्रोग्राम को अगर रन किया जाए तो tomcat this port slash, अब फोल्डर का नाम देना होता है जिस फोल्डर में हमने एप्लीकेशन को बना रखा है। ये देखिए इस तरह से जो कोड मैं अभी दिखा रहा था उसकी आउटपुट है
JSP square of a number using JSP, the value of a variable is 5 and the square of this number is 25. इस तरह से हम लोग JSP में वर्क करते हैं. थैंक यू व्यूअर्स.